रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पर यूं ही अचानक क्यों? हम आज इस हमले के कारण को इतिहास से खोज कर लाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। रूस ने यूक्रेन पर यूं ही हमला नहीं किया। दरअसल ये इन दोनों मुल्कों के इतिहास में पनपता ज्वालामुखी का वो विस्फोट है जो आज लावा बनकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। आखिर रूस और यूक्रेन में ऐसा क्या ऐतिहासिक संबंध है कि आज इस कदर बिगड़ा कि जंग छिड़ गई? किस मकसद के साथ पुतिन ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला बोला? आज की इस वीडियो में हम इन बातों पर से पर्दा उठाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यह इंसिडेंट हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बनने वाला है, क्योंकि इस वार की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी और पीस पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। सो एज कंपिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में इस कंसेप्ट को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। कीवेन रूस ये 9th सेंचुरी का ईस्ट स्लैविक, बाल्टिक और फिनिक लोगों का एक स्टेट है। इसके फाउंडर है वेरेंगियन प्रिंस रूरिक, एंड अकॉर्डिंगली रूरिक डायनेस्टी ने कीवेन रूस को 9th सेंचुरी से मिड 13th सेंचुरी तक रूल किया। और इसलिए खास करके रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के लोग अपने लीनेज को कीवेन रूस से जोड़ते हैं। कीवेन रूस स्टेट 1240 के दशक में मंगोल इन्वेजन के साथ कोलैप्स हो गया और अलग अलग देशों में बट गया। उस वक्त भी यूक्रेन रूस का ही साम्राज्य का एक हिस्सा था। अब आइए 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसने रशियन एम्पायर को खत्म किया। एक सिविल वॉर के बाद 1922 में द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर का जन्म हुआ। यूएसएसआर 15 देशों से बना एक संगठन था जो 1991 में खत्म हो गया। इस संगठन में अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लत्विया, लिथुआना, मोल्डोवो, खुद रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान शामिल थे। अब इन देशों में रूस सबसे बड़ा और ताकतवर था और दूसरे नंबर पर था यूक्रेन। फिर कोल्ड वॉर के बाद 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। रूस अभी भी इस बात को नहीं भूले कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ था। डिसइंटीग्रेशन के बाद यूक्रेन भी रूस और 13 अन्य मुल्कों की तरह इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो यहां तक यह बात स्पष्ट है कि रूस और यूक्रेन में ऐसा क्या रिश्ता है और ये दोनों कैसे अलग अलग देशों में बट गए। इन दोनों की दोस्ती और भाईचारे की गहराई कई और बातों से झलकती है। जैसे 1954 में सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया पेनिनसुला तोहफे में दे दिया, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद जब सोवियत यूनियन के ज्यादातर न्यूक्लियर आर्सेनल यूक्रेन के पास चला गया, तब यूक्रेन ने 1994 में रूस को वापस कर दिया और रूस ने इसके बदले यूक्रेन की स्वतंत्रता की हिफाजत का वादा किया। यह बुदापेस्ट एग्रीमेंट के तहत हुआ, जहां द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम और द रशियन फेडरेशन ने यूक्रेन के अलावा कजाकिस्तान और बेलारूस को भी उनकी हिफाजत का वादा किया था। लेकिन क्योंकि यूक्रेन एक ऐसा देश है जो रूस के भूगोल और इतिहास से जुड़ा है, इसलिए हमेशा रूस यूक्रेन को अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल करता है। और हाल के बयान में प्रेसिडेंट पुतिन ने ये सारी बातें खुल के भी कही है। और फिर रूस भी एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। यहाँ जो आप लाल लकीर देख रहे हैं, ये रफली उराल माउंटेन्स और रिवर हैं। यहाँ से जो राइट साइड में पड़ता है वो एशिया कंटिनेंट में आता है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है, और उसके लेफ्ट साइड का हिस्सा यूरोप कंटिनेंट में है। मतलब अगर हम एरिया की बात करें तो रूस का 75% हिस्सा एशिया में है और सिर्फ 25% यूरोप में। पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 75% पॉपुलेशन यूरोप के पार्ट में है और सिर्फ 25% पॉपुलेशन एशिया के पार्ट में है। और क्योंकि मॉस्को जो रूस का राजधानी है और 75% पॉपुलेशन यूरोप में पड़ता है, इसलिए रशिया में यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब उसी तरह यूक्रेन भी रशियन और यूरोपियन इन्फ्लुएंस के मिश्रण से बना एक देश है। यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट रूस के नजदीक है, इसलिए यहाँ रशियन इन्फ्लुएंस है। यहाँ रूसी भाषा बोली जाती है, रूसी रीति रिवाज और परंपरा निभाए जाते हैं, जबकि यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट यूरोपियन इन्फ्लुएंस से चलता है। यहाँ यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है, यूक्रेनियन रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। और यह लाजमी है कि 2 मुल्कों के गुटों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो पनपेंगे ही। या वेस्टर्न वाले यूरोप में रहना चाहते हैं और ईस्टर्न वाले रशिया से जुड़ना चाहते हैं। मतलब आग हमेशा थी ही, बस उसे हवा मिलने की देरी थी, और इस आग को हवा मिली 2013 में। 2013 में तब के रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन के एक डील को ठुकरा कर रशिया से $15 बिलियन का उधार लिया, एक बेल आउट लिया।
ये डील यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक तौर पर सहायता देती बल्कि इसे ईयू के और करीब लाता। इस बात से जनता नाराज होकर सड़कों पर आ गई। विक्टर यानुकोविच की गद्दी छीन ली गई, वे रशिया फरार हुए। पर हर यूक्रेनियन यानुकोविच के खिलाफ नहीं था। ईस्टर्न यूक्रेन में इनका समर्थन था। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रूस की सीमा से सटे लिथुआनिया और एस्टोनिया भी ईयू के सदस्य हैं और ये भी यूएसएसआर के ही हिस्से थे। विक्टर यानुकोविच के डिथ्रोनिंग के बाद अलगावादियों यानी रिबेल का जन्म पोख्ता हुआ। रशियन सपोर्ट ने इन्हें और मजबूत किया और इसके अलावा रूस ने 1954 में यूक्रेन को तोहफे में दिए क्रीमिया पेनिनसुला पर दोबारा कब्जा कर लिया। 16 मार्च 2014 में एक पब्लिक रेफरेंडम के जरिए क्रीमिया ने रूस को ज्वाइन किया। अलगावादियों ने यानी सेपरेटिस्ट ने ईस्टर्न यूक्रेन में कम से कम 2 जगहों पर कब्जा किया हुआ है, लुहांस्क और डोनेस्क, और इन दोनों जगहों को एक साथ डोनबास कहा जाता है। इसके चलते अलगावादी और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच लड़ाइयां चलती रहती है। और जब जुलाई 14, 2014 को रिबेल्स ने 298 पैसेंजर्स के एक फ्लाइट को मार गिराए तो यूक्रेनियन आर्मी ने रिबेल्स को भगाना शुरू कर दिया। जब रिबेल्स हारने लगे तो रूसी सेना ने रिबेल्स का साथ दिया और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए 2014 में ही मिन्स्क एकॉर्ड साइन किया गया। हालांकि अभी तक इस एग्रीमेंट का कोई भी पुख्ता परिणाम दिखाई नहीं दिया। मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। अभी के मौजूदा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की जो 2019 में आए, वे प्रो यूरोपियन हैं और इसका मतलब है कि वे रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है। व्लादिमीर बहुत ओपनली रूस के नीतियों और रवैयों के खिलाफ बोलते हैं। उनके इन्हीं प्रचार से वे 70% लैंडस्लाइड विक्ट्री से प्रेसिडेंट बने। 44 साल के ये युवा राष्ट्रपति क्रिवी रिही के हैं जो साउथ ईस्टर्न यूक्रेन का एक रशियन स्पीकिंग रीजन है। अब यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है जिससे रूस दूरी बनाए रखता है। दरअसल नेटो को दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में द यूएसए, कनाडा और कई वेस्टर्न यूरोपीय देशों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पर बनाया था। रूस ने भी नेटो के खिलाफ CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है। इसलिए रूस यूक्रेन के नेटो को ज्वाइन करने वाली बात को हजम नहीं कर पाता, वे खुश नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कल्चरल टाइज के कारण रूस यूक्रेन को अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानता आया है। पुतिन तो यहां तक चाहते हैं कि फॉर्मर यूएसएसआर का कोई भी सदस्य नेटो का हिस्सा ना बने। तो नतीजा तो आप देख ही रहे हैं, जंग छिड़ गई है। इस वीडियो को शूट करते वक्त खबर यह थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन यूक्रेन के सिविलियंस ने अभी रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिया है और कई यूरोपीय देश रूस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुतिन ने बार बार यह दोहराया है कि उनका मकसद यूक्रेन की कंक्वेस्ट नहीं बल्कि डीमिलिटराइजेशन और डीनेजिफिकेशन है। अगर आप डीनेजिफिकेशन शब्द से वाकिफ नहीं हैं तो पता कीजिए और हमें भी बताइए। आशा करता हूं कि आप इस युद्ध के कारणों से अभी पूरी तरह वाकिफ हो गए हैं। आप अपने विचारों को कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारी पूरी दिल से दुआ है कि जंग ना हो। अगर आप भी दुआ में विश्वास रखते हैं तो दुआ कीजिएगा कि शांति और अमन जल्द लौट आए। वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। इसके अलावा अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। यकीन मानिए इस वीडियो में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जय हिंद।